तो देखिए तेल अवीव तो बच गया है, लेकिन तेहरान को कौन बचाएगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कैसे अलग अलग फ्रंट्स पर इजराइल अब घिरा हुआ है और लड़ाई लड़ रहा है अपने अस्तित्व की भी, और अपनी जो आतंक के खिलाफ मुहिम है वो भी जारी रख रहा है। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए लेबनान से जो फ्रंट खुला हुआ है हिजबुल्लाह, जब हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ हिजबुल्लाह इस जंग के मैदान में कूद गया और देखिए उसका जो सुप्रीम लीडर है, जो चीफ है नसरल्लाह, उसे ढेर कर दिया गया। फिलिस्तीन से हमास को यहां पर जो एक तरह से नकेल कसी गई, आपको गाजा की वो तस्वीरें याद होंगी किस तरह से सब कुछ धराशायी हो गया। जो वहां पर आर्मी विंग थी हमास की वो पूरी तरह से ढेर हो गई। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि याह्या सिनवार अभी तक छिपा हुआ है सुरंगों में, जो टनल्स हैं जो उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि उसके ऊपर कभी भी इजराइल आत्मघाती हमला कर सकता है। वही बात करें सुप्रीम लीडर ईरान की, तो उन्होंने यहां पर अटैक किया क्योंकि वो हमास में जिस तरह से मारा गया है हानिए, इस्माइल हानिए ईरान में ही था जिस वक्त मारा गया, तो उसका बदला लिया। और यह भी कहा कि हिजबुल्लाह का बदला लिया है। लेकिन हूती को लेकर भी यमन पर भी एक्शन तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसने भी जो ट्रिपल एच कॉम्बिनेशन है उसको दरअसल ध्वस्त करना चाहता है इजराइल, और उस पर काम कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और हूती सभी पर टारगेट है। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है, इसके अलावा मेजर जनरल राजन हमारे साथ है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अनामिका, जो हालात है हम देख रहे हैं पहले भी ऐसा हुआ है, 57 देश दुश्मन देश बनके खड़े हो गए थे इजराइल के, लेकिन इजराइल ने सब कुछ मैनेज किया, अपना अस्तित्व बनाए रखा और आज टेक्नोलॉजी के दम पर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन लड़ाई तो लड़ रहा है सलोनी, सवाल दरअसल खड़ा होता है राजन कोचर जी की 5 फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के सामने चुनौती के तौर पर। ऐसे में हिजबुल्लाह, इसके अलावा हूती विद्रोही, साथ ही साथ जो हमास है वो ऑलरेडी एक्टिव है पहले से, और अब ईरान ने भी नया फ्रंट खोल दिया है। यहाँ पे इजराइल बहुत चुनौती से घिरा हुआ है। ऐसे में इजराइल का जो अगला स्टेप होगा और चुनौती कितनी बड़ी उसके सामने दिखाई दे रही है 5 जगहों पर लड़ना जंगों से। देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, बिकॉज 5 फ्रंट हैं। दो हम ये इसको माने कि ये फ्रंट्स जनरली नॉन स्टेट एक्टर्स के हैं, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई होती है वो एक कन्वेंशनल वॉर नहीं है। तो इस तरीके से जो अभी आपके रिसोर्सेज होते हैं, टैंक्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो फिज़िकली यूज़ नहीं होते हैं और आपके ऊपर भी कैजुअल्टीज़ कम होती हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि 1 साल से जो लड़ाई इजराइल उसको लड़ रहा था, 10% से ज़्यादा उसके रिसोर्सेज खर्च नहीं हुए। तो इजराइल के पास क्षमता है अभी ईरान के साथ लड़ने की। आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री में भी लेके जाऊंगा। 1967 की लड़ाई और 1973 की लड़ाई जो यॉम किपुर वॉर थी, उस टाइम पे ईरान के 4 फ्रंट पे लड़ाई थी। ठीक है सर, रोक रही मैं, आपको बड़ी खबर आ रही है जहां पे डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। धमाके की जांच की जा रही है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है जहां पे इजराइल में अगर बात की जाए तो जो दूतावास है इजराइल का डेनमार्क में, वहां पे धमाका हुआ है। ये धमाका कितना बड़ा है जानकारी निकलने के बाद सामने बात आएगी, लेकिन जो आसपास के इलाके वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि धमाके की जो जांच है वहां पे डेनमार्क की पुलिस कर रही है। इजरायली दूतावास के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। यहाँ पे देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम किस तरीके से कई देश ऐसे हैं जो इस युद्ध की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बड़ा धमाका होता है डेनमार्क के दूतावास जो है इजराइल का, वहां पे धमाका होता है और इस धमाके की जो जांच है वो डेनमार्क की पुलिस कर रही है। तो अलग अलग एंगल से यहाँ पे जो जांच है वो की तो जा रही है, लेकिन इजराइल इस समय, जैसे पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि 5 फ्रंट्स ऐसे खुले हुए इजराइल के सामने जहां पे युद्ध लड़ना है, इजराइल को बचाना भी, अपने लोगों को युद्ध भी लड़ना है। जिसके बाद हालांकि नसरल्लाह की जब से मौत हुई है उसके बाद से जो ईरान है वो ज्यादा बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में बैक टू बैक उनकी ओर से हमले किए जा रहे हैं। तो उस हमले को क्रॉस फायर करने के साथ साथ बाकी फ्रंट्स में भी युद्ध लड़ना मुश्किल हो रहा है इजराइल के सामने। अब इसे चुनौती माने या इसे यूं मान ले कि इजराइल के सामने मौका है इतिहास बदल देने का, मैप को बदल देने का। कर्नल शैलेंद्र, चीज़ें आपको बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए। पहली बात, इजराइल पहली बार 5 फ्रंट पर नहीं लड़ रहा है। ये तो अनऑफिशियल फ्रंट हैं, वो तो 5 कंट्रीज़ के साथ लड़कर जीत चुका है, ये ऑन रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात, मेरा ये अपना आकलन है कि इस बार जो इजराइल कर रहा है वो कुछ अलग कर रहा है। वो अब अपने उन ट्रेडिशनल एनिमीज के हेड काट रहा है, दिमाग काट रहा है, बैकबोन तोड़ रहा है, उनको नष्ट कर रहा है पूरी तरह से कि ये लोग फिर से उभर ना पाएं या उभरने में इन अगले 20, 25, 30 साल लगे। साथ ही साथ जो उसने स्ट्रैटेजी लगा रखी है इस समय, आप देखिए हूती का जो चेयरमैन है वो मलिक, वो भगता क्यों फिर रहा है? भाई आप तो बढ़ चढ़कर इजराइल के ऊपर अटैक करने चाहिए, कर दिखाइए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सडनली ईरान के खमेनी साहब अपने महल में क्यों नहीं रह रहे।
वो इधर उधर क्यों चल रहे हैं? दैट मीन्स उनको भी अपने लिए डर हो गया है। ये जो डर पैदा है, ये जो शैलेंद्र, जो आप ये बात कह रहे हैं डर वाली, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी। ये खुद नेतन्याहू ने भी कहा और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा कि हम जहां चाहें वहां पहुंच के हमला कर सकते हैं। इसका मतलब वो ये बता रहे हैं और ईरान ये समझ रहा है कि उसने ये कर दिया है तो ये करवाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कहता हूं इसी को कहते हैं बेस्ट वे टू बीट टेररिज्म। टेररिज्म है क्या? ईरान तुम कर क्या रहे हो? तुम इजराइल के दिमाग में हमेशा ये डाल रहे हो कि हूती, हमास और ये अटैक कर कर आपके ऊपर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यही टेररिज्म है। आज ये टेररिज्म वापस शिफ्ट हो गया है और अब आप देख रहे हैं पहली बार नेतन्याहू एक इतना, आप वो स्टेटमेंट एक बार चलाकर देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर को मारेंगे। वो बोल रहे हैं जो भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगा हम उसे इलिमिनेट करेंगे, बिल्कुल हम उसका खात्मा कर। इससे बड़ी टेररिज्म मुझे नहीं लगता कि हमास, हूती और हिजबुल्लाह में आ सकती है। और वो प्रूव होती चली जा रही है कि तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर आपके 7 लीडर एक तरह से टोटली गायब कर दी उन्होंने लेकिन जमीन से। राजन कोचर जी, सवाल दरअसल ये भी कि ईरान ने साफ कर दिया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जो कल बैक टू बैक फायर किया गया, मिसाइलें दागी गई, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, वो सिर्फ ट्रेलर है। यानी कि ईरान भी अभी चुप नहीं बैठने वाला है। जो बैक टू बैक हमले हैं वो होते रहेंगे। तो कितना बड़ा हमला ईरान अभी प्लान कर रहा है? उसने कहा कि भी ट्रेलर है ये, जो नसरुल्लाह की बात का जो बदला था उसकी पहली खेप है ये। अभी कई खेप में ये हमले होंगे। इसको देख के कैसा लगता है आपको ईरान के मामले में? कम से कम देखिए, जो मेरी असेसमेंट है, इज़राइल जल्दी ही स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर। और इज़राइल के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर्स हैं जिनका जो रेडियस ऑफ एक्शन है वो ईरान तक बहुत आराम से जा सकते हैं और डिटेक्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि ईरान के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। S-300 S-400 टाइप का सिस्टम है जो इतना इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट स्टेल्थ। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में, और ये बहुत जल्दी होगा, ये मेरी असेसमेंट है कि ईरान के अपने मिसाइल स्ट्राइक्स, बिकॉज ईरान के पास स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल्स हैं और इसको ये भी जाता है कि इजराइल के पास कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर के हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ हो सकता है। जरा एक बार हम दर्शकों को समझा दें कि कैसे ये 5 वॉर फ्रंट्स हैं। ये पहले हम जानकारी दर्शकों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमास से जंग शुरू हुई। हमास ने जो अटैक किया था अक्टूबर में, उसके बाद जवाबी कार्रवाई बड़े स्तर पर की गई इजराइल की तरफ से और वहां पर युद्ध छिड़ गया। उसके बाद हिजबुल्लाह इस युद्ध के मैदान में कूद गया। यानी लेबनान वो दूसरा फ्रंट है जिस पर इजराइल अपने आप को डिफेंड करते हुए, अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा है और अब तो चीफ को भी मार गिराया गया है। वहीं आपको बताएं ईरान से भी अंदर खाने जंग चल रही, क्योंकि जो हिजबुल्लाह, हूती और हमास को आर्म्स और एम्युनिशन जो मदद मिलती है वो ईरान से ही मिलती है। तो ऐसे में वो भी वॉर फ्रंट अब खुल चुका है, क्योंकि अब ईरान ने अटैक करके अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। अब इजराइल रिटेलिएट करेगा। वहीं सीरिया से भी देखिए ईरान समर्थक जो संगठन है वो यहां पर एक तरह से मदद करते आए, तो सीरिया से भी एक फ्रंट खुला हुआ है। यमन में हूती विद्रोही लगातार एक्टिव थे, क्योंकि वो जो पूरा एरिया था बंदरगाह का, उस पर कैप्चर करके वो हमले कर रहे थे इजरायली शिप्स पर। ऐसे में हूती से युद्ध कैसे छिड़ा हुआ है ये भी आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया कि लेबनान में जिस तरह से अटैक किया गया, उसके बाद हूती को टारगेट करने के लिए, यमन को टारगेट करने के लिए ज्यादा देर नहीं रुका इजराइल और उस तरह से एक्शन प्लान पर काम करने लगा। तो 5 वॉर फ्रंट्स हैं जिस पर एक्टिवली इजराइल खुद को डिफेंड भी कर रहा है, अटैक भी कर रहा है, अटैकिंग मोड में है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रही है पुनीता। बिल्कुल, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि मिसाइल अटैक पर ईरानी मीडिया ने दावा किया है। दावा ये किया गया है कि इजराइल के ज्यादा विमान को गिरा दिए गए हैं। इजराइल के F-35 को गिरा दिया गया है, ये कहा गया है और ये दावा किया गया है ईरानी मीडिया की तरफ से। यानी कि देखिए पहले से, यानी कि जब से ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया है, ये दावा हो रहा है कि हमने 90% यानी कि 90% जो अटैक किए हैं उसमें हम सफल रहे। इसी बीच ये बड़ा दावा ईरानी मीडिया की तरफ से ये किया गया है कि इजराइल के 1 दर्जन से ज्यादा विमान हमने गिरा दिए हैं। तो राजन कोचर जी, जिस तरह से बात अभी शुरू कर रहे थे, इसमें मैं एक लाइन जोड़ देती हूँ। इसी में अगर ईरान युद्ध में पूरी तरह से आ जाता है तो इसका पूरी दुनिया पे कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो ऑयल के मामले में, कच्चे ऑयल के मामले में बड़ा प्लेयर है पूरी दुनिया के लिए। तो अगर वो युद्ध में आता है, फुल फ्रंट फुट पे आके खेलता है, तो ऐसे में कच्चे तेल के मामले में जो एक शॉर्टेज जो होगी, जो दिक्कत होगी, जरा उस पर नजर डाल दीजिएगा बातचीत में। देखिए, कल $74.4 पर बैरल का रेट था और आज बताया जा रहा है कि उसमें 5% और इजाफा हो गया। इसका मतलब कि आप इसको समझ सकते हैं कि बैरल
अराउंड $80 का रेट अभी इसको बढ़ मतलब जाएगा। इस युद्ध का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। बिल्कुल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो एक मेन सप्लाई चेन रूट है जहाँ से वर्ल्ड के 20 से 22% ऑयल ट्रेड होता है। और जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो 11 कंट्रीज़ हैं ओपेक में, वो डायरेक्टली अफेक्ट होंगी बिकॉज वहीं से ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन आपका ऑयल को चलता है। और इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर भी इसका बहुत असर इसको पड़ने वाला है बिकॉज रशिया से हम अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं लेते हैं। अपनी ऑयल की हम 70% रिक्वायरमेंट्स रशिया से लेते हैं और बाकी हम ईरान और बाकी कंट्री से लेते हैं। तो अगर हम ये इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस लड़ाई का देख रहे हैं तो वो